इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जी आपके वो स्किल्स जो आपके दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में, दूसरों के साथ राब्ते में, दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने में काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स में बहुत खुशामदीद। दोबारा से आपके लिए ये फ्री कोर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन का बना रही हूँ और मज़े की बात है कि आप इतने चौथे मॉड्यूल तक पहुँच चुके हैं। हमने रैपिड की बात कर ली कि रैपिड आपको बनाना आ गया कि क्या होता है, किस तरह किसी को साइकोलॉजिकली डील करते हैं। मास्टर ऑफ वर्ड्स भी आपको बनना आ गया कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कौन है, वीक वर्ड्स कौन है, किसी से हाँ कैसे करवानी है। और अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है इंटरपर्सनल स्किल्स का, कि वो क्या होते हैं और उनको हम लेकर आगे किस तरह चल सकते हैं, लोगों से अपने बाहमी ताल्लुकात किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को रिंग नोटिफिकेशंस ऑन करें। अच्छा, तो जी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं? पहली तो ये बात है कि इंटरपर्सनल स्किल्स होते क्या हैं, हमें पता होगा, तो ही हम उनके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है? सो इंटरपर्सनल स्किल्स आर बेसिकली जो आपकी अपनी ज़ात के अंदर आपने स्किल्स डेवलप करने होते हैं, जो आपकी ज़ात के अंदर ऐसे स्किल्स जो आपके कम्युनिकेशन को भी बेहतर करेंगे, आपके कामयाबी के ज़िंदगी में चांसेस भी इंक्रीज़ करेंगे। और क्यों ज़रूरी हैं, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स, फिर हम उनकी एग्ज़ाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। इवन आपको एक मज़े का इस क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स फॉर फ्रीलांसर्स या क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स में सबसे मज़े का एज ये है कि इसमें सारे रिसोर्सेज मैं आपको साथ-साथ दे रही हूँ, तो इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए भी आपको बड़े मज़े के इस वीडियो के साथ रिसोर्स मिलेंगे, ताकि आप उनको फॉलो कर सकें और वो आपको हेल्प कर सकें बेहतर आगे बढ़ने में। अच्छा, सो इंटरपर्सनल स्किल्स वो होते हैं जो किसी बंदे ने अपनी ज़ात के अंदर डेवलप करने होते हैं और उनको हमने दूसरे लोगों के साथ जब हम अपनी कोई भी ताल्लुकात बनाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो जितने हमारा अबूर होगा, हमारी अपनी ज़ात पे, हमारे अपने स्किल्स पे, जितनी हमारे मज़बूत इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे, उतना ही हम दूसरे बंदे पे एक स्ट्रॉन्ग, मज़बूत तासुर छोड़ सकते हैं, अगले बंदे को अपनी बात पर आमादा करने में। होता है ना, कुछ पर्सनैलिटीज़ ही ऐसी होती हैं कि बंदा उनकी बात, उनके अंदाज़ और उसके सहर में ही गिरफ्तार हो जाता है। कि बंदा किसी को देखता है, वो कहता है यार ये बंदा तो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। सो ये बंदा आप कैसे बनेंगे? इसकी हम बात करेंगे। सो नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल है वो है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपनी ज़ात के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मेरी ज़ात क्या है, कौन है? सबसे पहले जैसे हमने बात की थी पिछले मॉड्यूल्स में कि सेल्फ अवेयरनेस, पहले तो आपको खुद आगाही होगी, फिर खुद शनासी, मैं हूँ कौन? मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? मेरी वीकनेसेस क्या है? मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ? मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने को? फिर आप एक कॉन्फिडेंस भी का भी इज़हार कर सकते हैं कि जब आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नॉलेज क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगले बंदे को अपना आप और अपनी सर्विस पिच कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है हमारे पास वर्क एथिक। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और अवेयरनेस की ज़रूरत है वर्क एथिक की, क्योंकि ये हमारे मुल्क में दुःख की बात है कि बहुत कम है। वर्क एथिक क्या होता है कि जब किसी के साथ काम करें, तो काम करने के कुछ असूल होते हैं, उन असूलों के ऊपर काम किया जाए। हमारे मुल्क में ऐसा होता है, आप किसी से कोई भी काम कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है, लोकल मार्केट में आप कुछ खरीदने जाते हैं, हो बात कुछ होती है, कमिट कुछ करते हैं, देते कुछ हैं, बाद में कुछ और बन जाती है चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर का फर्नीचर ऑर्डर करके आए हैं, आपने ब्राउन बेड उससे ऑर्डर करवाया था, कस्टम पूरा पैसे सब डिसाइड हो गया, एंड में उसने आपको काला बेड भेज दिया है। अब वो कहेगा सर जी पेंट ही यही था, वो एंड टाइम पे मज़दूर ने कर दिया। अब आपका तो सारा कमिटमेंट कहाँ गई? सो वर्क एथिक होता है, जो हम इस क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर अंडरस्टैंड करें, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, रिटन, वर्बल, ओरल, बिज़नेस एथिक्स, ये सब मैं आपको सिखा रही हूँ। तो वर्क एथिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने कितने घंटे काम करना है, किन घंटों में काम करना है, कितने पैसे अपफ्रंट लेने हैं, कितने पैसे काम मुकम्मल होने के बाद लेने हैं। जब मैंने किसी से पैसे पकड़ लेने हैं, तो फिर मैंने उसका काम उसको पूरा भी करके देना है। ये नहीं कि मैं 2 दिन बाद उससे सॉरियाँ कर रहा हूँ और कहीं और अपनी टाँग अड़ाना शुरू हो जाऊँ। कितने वक़्त में कितना काम मुझे लेना चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स मैं एट अ टाइम हैंडल कर सकता हूँ। सो ये सारी वर्क एथिक्स हैं जो आपने अपनी खुद बनानी होंगी। जब आपको रिसोर्स मिलेगा इसके साथ का, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब आप उसको फ़िल करेंगे, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स मज़ीद फ़ाइन पॉलिश हो जाएँगी। अच्छा, फिर है हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये भी चाहे हमारे ज़ाती रिलेशंस हों या कारोबार के रिलेशंस हों, हम इस चीज़ के अंदर बहुत मार खाते हैं कि हमें रिलेशनशिप मैनेज नहीं करने आते। हम लोगों की कोशिश होती है कि या कोई और रिलेशनशिप चला ले,
या हम चला लें। हम एक बाहमी रज़ामंदी के साथ रिलेशनशिप नहीं चलाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, हम तो या तो उसमें अगले बंदे के ऊपर अपनी मर्ज़ी थोप रहे हैं या अपने ऊपर थुपवा रहे हैं। या हम कंट्रोल कर रहे हैं या हम कंट्रोल हो रहे हैं। तो एक बैलेंस के साथ हम रिलेशनशिप नहीं चला रहे होते, जिसकी वजह से क्लाइंट्स के साथ भी और फ्यूचर में आगे जाके जो लोग आपके पार्टनर्स बन सकते हैं, जो लोग आपके साथ मिलके पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट कर जाते हैं या आपसे एक्सप्लॉइट होके दिलबर्दाश्ता होके चले जाते हैं। तो आपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है, और जो रैपिड का हमने तरीका पढ़ा था वो एक्सरसाइजेस इस्तेमाल करते हुए एक रिलेशनशिप को बैलेंस में रखना है। जो आपका और आपके क्लाइंट के दरमियान रिश्ता बन रहा है, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना इस्तवार करें, कितना फॉर्मल करें, कितना प्रोफेशनल करें, कितना इंटीमेट करें। जैसे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा भी फ्री नहीं हो जाना होता अपने क्लाइंट के साथ। वो आपके साथ जितनी मर्ज़ी बात करे दैट इज़ गुड, लेकिन आपने उसको एक हद तक स्पेस देनी है, ठीक है? वो कहते हैं कि हमने इसको उँगली पकड़ाई, इसने बाजू भी पकड़ लिया, और किसी को बैठने की जगह दी, वो तो हमारे घर सर पे ही बैठ गया। तो हमने जगह दी क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तो ये बाउंड्रीज़ हमने खुद सेट करनी होती हैं, ठीक है? रिलेशनशिप हमारा क्लाइंट के साथ अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। अगर कहीं हमें लगता है कि क्लाइंट हमसे बरहम हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, तो हमने उसको अकोमोडेट कैसे करना है? कहीं पे हमें लगता है कि क्लाइंट हमारे बहुत ही पीछे पड़ गया, 8-8 घंटे ये मुझे डेली कॉल्स करना शुरू हो गया है, तो वो भी हमने कैसे मैनेज करना है कि उसको बताना है कि यार इतना टाइम नहीं है आपका और मेरा। आपके साथ मेरा जो टाइम कमिटेड है वही टाइम मैं आपको दूँगा, ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास रिसेप्टिवनेस टू फीडबैक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हम लोग ना बिल्कुल भी ओपन टू लर्निंग नहीं होते। अगर हमें कोई ज़रा-सा भी कहे कि आपने ये लफ्ज़ यूँ नहीं, यूँ अदा करना था, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, या ये कोड ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते, ये डिज़ाइन ऐसे कर ले, तो हम फ़ौरन ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे इसने मेरी ज़ात पे कोई बात की है। तो आपने अपने पर्सनल हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ऑफेंड, यानी आपका दुखी होना, दिल बर्दाश्ता होना, बुरा मानना, आपका नाराज़ होना, ये सब आपके क्लाइंट के साथ आपका ऐसा रिश्ता नहीं है, जिसमें आप ये सारी इमोशंस और फीलिंग्स लेके आएँ। अगर वो आपको कह रहे हैं कि इसको डिज़ाइन को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, रेड कर दो, ब्लू कर दो, कोड को ऐसे कर लो, तो आप उसके साथ बात करें, उसको एजुकेट करें, अगर उसको समझ आती है गुड है, नहीं आती तो आप उसकी बात को फॉलो करें, उसके फीडबैक को ओपन टू लर्निंग रहें। अपने अंदर मज़ीद बेहतरी, हर बंदे के अंदर बेहतरी की गुंजाइश होती है। ये तो हम मानते हैं ना कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है, कोई आपसे बात शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है आपके काम के बारे में, तो आप उसको ओपन होके सुनें। अगर क्लाइंट ने आपसे काम कर लिया, सब ठीक है, लेकिन वो आपको छोटा-सा फीडबैक दे रहा है कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ना तुम बहुत मुँह में बोलते हो, मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती, क्या बुड्डू-बुड्डू करते रहते हो। तो आप भी बाद नाराज़ हो जाएँ कि ये इसने मुझे जज किया, नहीं, आप उसको इम्प्रूव करें, आप कहें, ओह थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है? तो जो भी आपको फीडबैक आए आपके क्लाइंट्स की तरफ से, प्रोस्पेक्ट्स की तरफ से, इवन उन लोगों की तरफ से जिन्होंने आपके साथ काम नहीं किया और करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो उनसे कम से कम पूछें तो सही कि आपने क्यों नहीं किया? क्या ऐसी वजह थी? ताकि नेक्स्ट टाइम आप में वो गलती ना हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट थिंग है हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, जिसके ऊपर हमने काफ़ी बात पहले भी की थी कि हम किस पोस्चर में बैठे हैं, किस तरह हाथ उठाते हैं, किस तरह अपनी बॉडी के, फेस के मूवमेंट्स करते हैं, ये भी हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। हम अक्सर कुछ लोगों की, मेरी इवन अपनी भी खुद काफ़ी हद तक ये आदत डेवलप हो गई थी कि मैं ऐसे यूँ होके बैठी रहूँ, यूँ होके बैठी, लेकिन आपको कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड कराना है कि यार नहीं, मैंने ऐसे रहना है, मैंने फोकस रहना है, मैंने अलर्ट रहना है, मैंने अटेंटिव रहना है। अब क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आप कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी यूँ-यूँ कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है यार, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है, ठीक है? मैं आपके सामने इधर वीडियो बनाने बैठी हूँ, मैं कभी उधर देखने लग जाऊँ, कभी यूँ देख रही हूँ, कभी सुन रही हूँ। ऐसे तो आपका भी इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा मेरी वीडियो में। तो अगर आप किसी को अपनी तवज्जो दे रहे हैं, फुल अटेंशन दें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप नज़र आना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर। आप कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क देखें कितना पड़ता है। आप कह रहे हैं आई आई एम एन एक्सपर्ट इन माय फील्ड। अब आप इतना यूँ-यूँ कर रहे हैं, कोई भी नहीं मानेगा कि आप एक्सपर्ट हैं। आप बस आई एम एन एक्सपर्ट इन माय फील्ड। तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है? सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और इनके ऊपर बहुत काम करेंगे तो बहुत बेहतरी आएगी, थोड़ा काम करेंगे तो थोड़ी बेहतरी आएगी। फिर हम नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग, इसके ऊपर पूरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। प्रीवियस पूरी वीडियो जो हमने पिछली बनाई थी वो लिसनिंग के ऊपर ही थी, तो वो आप ज़रूर सुनें, आर्ट ऑफ लिसनिंग वाली, अगर आपने मिस कर दी है, उसके साथ एक्सरसाइज़ेज़ भी हैं, वो भी करें। कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, जब हम क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं
तो हमारा और उनका आपस में मिल के काम करना भी ज़रूरी है। जैसे हमने बताया था वी अप्रोच कि ये काम मुझ अकेले का नहीं है, ये काम आप अकेले का नहीं है, ये हमारा काम है। हम मिल के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, हम मिल के मीटिंग्स करते हैं, हम मिल के आइडियाज़ को फाइन पॉलिश करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, ठीक है? फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अगर क्लाइंट से कोई आपका अपसेट हो गया क्लाइंट, कोई मसला आ गया है, आपने कोई चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं की या आपने कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ कर दी जो उसको नागवार गुज़री है और वो नाराज़ हो रहा है या वो डिस्प्यूट की तरफ जा रहा है, तो उसको अब कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल आपको आगे मैं करवाऊँगी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना है, जैसे कि हमेशा से मैं ये बात करती आ रही हूँ कि आपने मुस्कुराते रहना है, एक अच्छा पॉज़िटिव एटीट्यूड, अगले बंदे को वेलकमिंग लगना चाहिए। जब वो आपसे बात करे तो उसे महसूस हो कि यार आई एम इन सेफ हैंड्स, ये अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, ठीक है? गुमान भी अच्छा रखेंगे तो होगा भी अच्छा इंशाल्लाह। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी आपको इसके साथ रिसोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आप एग्ज़ाम्पल्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन और स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जो प्रोफेशनल्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक क्लाइंट कम्युनिकेशन का कोर्स पूरा नहीं देखा है, तो आप स्टार्ट से इसको देखना शुरू करें। ये तो हम काफ़ी आगे आ चुके हुए हैं और आज इस वीडियो के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए इतना ही। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू और इसकी रिसोर्स लाज़मी फ़ॉलो करना, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाना। अगर इसका जो रिसोर्स है साथ वो पूरी उसमें शीट फिल करनी है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को एनालाइज़ करना है। अगर आपने वो नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो नहीं देखनी है। ओके, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Kash.com 0304 1115786